अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दौरा के साथ मैं हूं असदरीम खान। बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मुतालिक और इस वबा के ख़िलाफ़ जो जदोजहद जारी है। अब गुज़िश्ता दिनों यूनिसेफ का एक बहुत अहम ऐलान सामने आया कि आलमी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोवैक्स के प्रोग्राम के ज़रिए, यानी वो प्रोग्राम जिसमें जो अवलीन तरजीह है वो यही है कि दुनिया भर में जो डेवलपिंग ममालिक हैं उनको भी कोरोना वायरस की वैक्सीन की रसाई हो, उसमें 1 लाख फाइज़र के वैक्सीन्स ऑथराइज़ किए गए हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान पहुंचाए गए हैं। अब याद रहे कि पाकिस्तान में जो जिन वैक्सीन्स को क्लियर कर दिया गया है इस्तेमाल के लिए, उनमें साइनोफार्म, साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका भी शामिल हैं। फाइज़र पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है कि इसको भी अब यूज़ में लाया जाए। दूसरी जानिब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का भी यही कहना है कि कैंसाइनो को पाकिस्तान के हदूद में मैन्युफैक्चर और पैकेज किया जाएगा। उसकी जो फॉर्मूलेशन है उसको भी फिर इस्तेमाल किया जा सकेगा आने वाले दिनों में। अब इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हयात खान साहब, प्रैक्टिशनर हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। इन तमाम अमूर पर उनकी गहरी नज़र है। और साथ में डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब जो कि ना सिर्फ हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, उनका भी इन तमाम अमूर पर गहरी नज़र है। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। डॉक्टर जावेद साहब, अगर आपसे आगाज़ करें सर, जो अभी फाइज़र का बैच पाकिस्तान के लिए ऑथराइज़ हुआ है, पाकिस्तान को पहुंचाया गया है, इसमें जो बार बार सवाल उठता है वो यही है कि फ़ाइज़र की जहाँ तक कोल्ड स्टोरेज है वो ज़्यादा एडवांस्ड होती है और पाकिस्तान में उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना वो बहुत ज़्यादा अहम होगा। क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ कैपेसिटी है फ़ाइज़र को रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए? किस तरह देखते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। ये आपका बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या हमारे पास कैपेसिटी है। जैसे आप जानते हैं उसे -70 डिग्री पे रखना होता है, लेकिन फाइजर ने जब वो सप्लाई कर रहे हैं, जो वैक्सीन दुनिया भर में सप्लाई कर रहे हैं, उनकी एक बड़ी स्पेशल पैकेज आ रही है और उनके साथ ही उनके सारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी उन्होंने खुद ही डेवलप किया है, जो वैक्सीन के साथ ही वो सप्लाई करेंगे। जैसे आपने शुरू में बताया कि 1 लाख डोजेज पाकिस्तान आ चुकी हैं और जो इत्तलात हैं वो यही कि बाकी चीज़ें भी जो है ना वो इन पाइपलाइन है, वो भी सब पाकिस्तान में पहुंच जाएंगी। तो ये खाली वैक्सीन नहीं आएगा बल्कि ये पूरा पैकेज होगा जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी और लेके और वैक्सीनेशन तक सब चीज़ें उसके अंदर मौजूद होगी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर शुमाइल साहब, इसी बात को ज़रा आगे बढ़ाते हुए, जो कोवैक्स का एक लाहे अमल है कि तमाम डेवलपिंग ममालिक में भी वैक्सीन्स की रसाई हो, क्योंकि अगर सिर्फ अमीर ममालिक में लोग वैक्सीनेट हो जाएं तो दुनिया भर में या आलमी सतह पर कोरोना वायरस का मुकाबला नहीं हो पाएगा। सर, आपको कितना ये एक प्रैक्टिकल प्लान लग रहा है? क्योंकि जो पाकिस्तान के बारे में भी बताया जा रहा है आलमी सर्वेज़ में, और हुकूमत वक्त उनकी अक्सर तरदीद कर चुकी है, उन्हीं फहरिस्त में शामिल होता है जहां पॉपुलेशन की जो अक्सरियत है उनको 5 साल बाद या 10 साल बाद उनकी वैक्सीनेशंस होंगी। तो इस तरह के प्रोजेक्शंस को सामने रखते हुए पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है कोवैक्स जैसे प्रोग्राम्स होते हुए कि वैक्सीनेशन ड्राइव की रफ्तार में भी इजाफा करे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान उन मुल्कों में अब उसका शुमार हो गया है, जिस तरह आपने अपनी अभी प्रोग्राम के आगाज़ में बताया, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या सेमी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं उन्होंने आगाज़ कर दी है। अब इस तरीके से कैंसाइनो बायो की लोकल प्रोडक्शन हो गई, उसकी टेस्टिंग हो गई। इसी तरह कुछ और मुल्कों ने भी आगाज़ किया है जेवीज़ की सूरत में, जॉइंट वेंचर्स की सूरत में। तो एक तो ये सबसे पहला मरहला पाकिस्तान की तरफ से एक खुशाइन बात है कि हमारा जो दारोमदार एक्सटर्नल सप्लायर्स के अलावा लोकल प्रोडक्शन की मदद से हम कुछ ना कुछ जो खला है उसको पूरा करने में कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बहरकैफ ये एक यानी कि पूरी दुनिया में एक ये सिचुएशन है कि जो अमीर ममालिक हैं वो 30-31% टोटल पूरी दुनिया की जो वैक्सीन सप्लाईज हैं वो वहाँ जारी हैं, और जो डेवलपिंग मुल्क हैं हमारी तरह उनकी तरफ कम जारी हैं। और इसमें बाज़ औक़ात हम देख रहे हैं कि अमीर मुल्क जिन्होंने एडवांस में
भी इन्वेस्ट किया या पैसे पहले से सप्लायर्स को दिए, उनके यहाँ भी ये प्रॉब्लम हो रही है और इसको वैक्सीन डिप्लोमेसी का नाम दिया गया है, जिसकी मदद से बहुत से मुल्क जो हैं वो गुफ्त शनीद या नेगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन ये कि इसमें अच्छी बात है कि हम थोड़े से डिले हुआ, लेकिन इस वक्त हमारी जो स्पीड है वो बड़ी है। हमने ना सिर्फ जिस तरह आपने बताया कि तमाम वैक्सीन का इजाफा किया, हमने अपनी डाइवर्सिटी बढ़ाई और अपना आहिस्ता आहिस्ता जिस फाइज़र आ रही है, इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि और भी जो वैक्सीन हैं मसलन जो अभी तक नहीं आई वो भी ऐड होंगी, और इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी जो रोल है वो भी डेफिनेटली कारगर होगा। बहरकैफ इस स्पीड को बढ़ाने की कोशिश जो है, इसकी मदद से अगर जो है पूरे मुल्क के अगर हम 3 करोड़ 5 करोड़ और 7 करोड़ की तरफ चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी एक बड़ी अहम चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, जो कि अभी हालिया एक रिपोर्ट भी सामने आई, जो गुज़िश्ता साल के आखिर में जो यानी कि तमाम बड़े बड़े शहरों में जो इम्यूनिटी को देखा गया और सीरो प्रेवलेंस को देखा गया, उससे ये पता चला कि 30 से 40% जो है, एक अंदाजे के मुताबिक, उस रिसर्च के मुताबिक ये अंदाज़ा किया गया है कि पाकिस्तान में लोग इस बीमारी से गुजर चुके हैं, और उसके बाद सेकंड और थर्ड वेव अभी जो हम जिसमें से गुजरे हैं, इसके बाद ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो जो खामोशी से एसिम्प्टोमेटिक या जो कि अनरिपोर्टेड केसेस हैं वो शायद इससे भी ज़्यादा हों। इसका मतलब ये है कि मज़ीद हमें तहकीक करने की ज़रूरत है कि एक्चुअल हकीकत ग्राउंड पे क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखा जा सकता है, और वो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि शायद हम बहुत कम वक्त में शायद हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ जाएं। ठीक, डॉक्टर जावेद हयात साहब, आपने अभी डॉक्टर शुमाइल साहब की भी सारी बात सुनी। सर, जो पाकिस्तान में तीसरी लहर की बात की जा रही थी कि इसमें बहुत ज़्यादा जो इन्फेक्शन है वो भी उसकी रफ्तार ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा स्पीड से वो फैलता जा रहा है। सर, वेरिएंट्स के हवाले से ये भी अब ख़बर सामने आ गई है कि हिंदुस्तान में जो वेरिएंट था, इंडियन वेरिएंट, उसमें उसकी पाकिस्तान में अब तस्दीक हो गई है। तो सर, डॉक्टर शुमाइल साहब ने बात की हर्ड इम्यूनिटी की, लेकिन जो अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या हर्ड इम्यूनिटी मुमकिन होगी जबकि इस तरह के वेरिएंट्स, चाहे इंडिया से ताल्लुक़ रखते हो, ब्राज़ील से, साउथ अफ्रीका से, इंग्लिस्तान से, अगर ये वायरस डेवलप कर रहा है और उसकी मुख्तलिफ लहरें नुमायाँ होती हैं, तो अभी भी सर क्या हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है या उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं, या ये जो वायरस है ये हमारे इसी तरह तवक्कुआत से आगे बढ़कर एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार करेगा? लेकिन ये हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत बहस हो चुकी है। ये आपके कितने % लोग हैं जो इन्फेक्ट हों या वैक्सीनेट हों तो फिर आपको हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। जो इसके नाक़दीन हैं वो ये कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जाने तक आपके बहुत से जो लोग हैं वो इस पर सफ़र करेंगे, जो उनकी बहुत सी डेथ्स भी हो सकती हैं। आई थिंक हर्ड इम्यूनिटी के बारे में इस वक्त हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। हमारे पास जो डाटा है बहुत ही लिमिटेड डाटा है। एक कुछ प्राइवेट लेबॉरेटरीज की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी कि जिन्होंने जो ब्लड टेस्ट करवाए थे उन्होंने ये कहा था कि हमारे 25-30% जो लोग आ रहे हैं वो उनमें ये इन्फेक्शन वो आ रही है, तो प्रॉब्ली लोग ऑलरेडी हैं। लेकिन इसके बारे में हतमी तौर पर कतई तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत ही एक लिमिटेड डाटा था वो। एक चीज़ जो हमें सभी को एक पजल है एक तरह से कि अल्हम्दुलिल्लाह के जिस तरह से पाकिस्तान एक पहली वेव से और दूसरी वेव और तीसरी वेव से जो अब जिस तरह से हम बचे हैं, मार्च में हमारे पूरे केसेस 16,000 के करीब थे, अप्रैल में वो बढ़ के 140,000 हो गए। लेकिन पिछले 5 दिनों से आप देख रहे हैं कि आपकी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5% से भी कम है, कंसिस्टेंट कम हो गई है। और एक वक्त तक जब आपके 80% वेंटिलेटर जो ऑक्यूपाइड थे, और असद उमर साहब ने भी ये बताया था कि हम अब रीच कैपेसिटी कि ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी, बेड्स की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी, लेकिन फ़ौरन टर्न अराउंड और 3 दिनों के अंदर अंदर आपने देखा केसेस इंतहाई ड्रॉप हो गए। अब 25-30% ऑक्यूपेंसी रह गई है। तो इस एक ऐसी फसल है पिछले 1 साल से, इसका कोई जवाब नहीं है कि क्या वजह है कि हमारे दाएं बाएं इंडिया और ईरान और हर तरफ से इतने केसेस हैं
और पाकिस्तान उससे बच रहा है। जहाँ तक वेरिएंट्स की बात है, एक्चुअली वेरिएंट तो काफ़ी देर से चल रहा है, इंडियन वेरिएंट ये पिछले साल से चल रहा है, लेकिन अब ज़्यादा रिपोर्टिंग होनी शुरू हुई है। उनके केसेस फर्स्ट केस अक्टूबर में रिपोर्ट हुआ था इंडियन वेरिएंट का, फिर दिसंबर में रिपोर्ट हुआ था, और पाकिस्तान ने अब कंफर्म किया कि इनके पास एक केस आ चुका है। इससे पहले एक थाई पैसेंजर जो यहाँ से थाईलैंड गई थी और उसकी फैमिली, वो और उसका बेटा दोनों में इंडियन वेरिएंट पाया गया था, जो कि पाकिस्तान में ही थे। वाया दुबई कुछ लोग आए थे, वो वेरिएंट आ चुका था, लेकिन ऑफिशियली रिपोर्ट जो है ना वो अभी जारी की गई है। जहाँ तक हर्ड इम्यूनिटी जब आपके डेवलप हो जाती है, जितने वेरिएंट आए अभी तक, साउथ अफ्रीकन आए या यूके वेरिएंट जो इस वक्त प्रीडोमिनेंट वेरिएंट हमारे पाकिस्तान में इस वक्त यूके वेरिएंट, इसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा है। मगर जो शुरू में खौफ था कि शायद उसकी शिद्दत भी ज़्यादा होगी, वो इस किसी हद तक इट हैज़ नॉट बीन बोर्न आउट। तो कोई भी वेरिएंट आएगा जब इम्यूनिटी डेवलप होगी तो हो जाएगी। ये स्पाइक का वेरिएंट है, एक स्पाइक पे ये जो अटैच होता है उस पर ये वेरिएंट है, जो इंडियन वेरिएंट जिसकी बात की जा रही है B1617, तो वो कोई मसला नहीं है। सारे वैक्सीनेशन जो करंटली अवेलेबल हैं वो भी इसको कवर कर रहे हैं। थोड़ी सी खौफ है ब्राज़ीलियन वेरिएंट के बारे में कि शायद वो कहीं एस्केप कर जाए, मगर इंडियन वेरिएंट अभी तक जो इतलात हैं ये सारे मौजूदा वैक्सीन उसको कवर करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि हर्ड इम्यूनिटी की इस वक्त इतना इसके बारे में हमें इतना बात करनी चाहिए। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई है, हमारे यहाँ जब बताया गया कि 60% हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है, वो 18 साल से कम है। तो आप जब टोटल आबादी की बात करते हैं, जहाँ डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, 2-3 करोड़ पे हम चले जाएं तो प्रॉब्ली विल अचीव अवर ऑब्जेक्टिव। दैट्स प्रिसाइजली, इस तरह से देखा जाए बहुत से रिलक्टेंट वैक्सीनेशन, अमेरिका में बहुत सी जगहों पर अभी 30% बढ़ सके, बड़े इंसेंटिव्स दे रहे हैं, वाउचर्स दे रहे हैं कि लोग आएँ वो वैक्सीनेशन करें, लोग नहीं आ रहे। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग हैं जो उनके एक माइंड सेट है जो वैक्सीनेशन के खिलाफ है। ये बड़ी खुश आइंद बात की जिससे डॉक्टर साहब ने बात की कि लेटली पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस रेट बहुत बढ़ गया। आप सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आपको लोग नजर आ रहे हैं, बहुत रश बढ़ गया। शुरू में हेल्थ केयर वर्कर्स रिलक्टेंट थे, पहले 1-2 हफ्ते तक बहुत कम लोग हैं जो वैक्सीनेट करवा रहे थे। बहुत सी मीडिया कैंपेन थी, बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन थी, उसकी वजह से लोग उससे बच रहे थे। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि अब बहुत से लोग खुद जा रहे हैं वो वैक्सीनेशन करवाने के लिए, और इंशाल्लाह वो जैसे हर्ड इम्यूनिटी या प्रेवलेंस और साथ वैक्सीनेशन के साथ कुछ और भी अवामल होंगे जिससे हमें बचाए रखा, हम थर्ड वेव भी इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर शुमाइल साहब, ये तो बात हुई कि उसकी एक्सेप्टेंस की रेट, वैक्सीन्स की एक्सेप्टेंस की रेट में हमने इजाफा देखा, लेकिन साथ में से जो शुरू में खदशा था एक कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर शायद उस हद तक डेवलप नहीं हुआ हुआ, शायद उतने वेंटिलेटर्स नहीं हैं, जो हमारे बेड्स हैं या हस्पताल हैं या हफाजती लिबास है वो शायद उस मेयार का या उस तादाद का नहीं है जो कि हमें चाहिए होगा इस पैंडेमिक से मुकाबला करने के लिए, इस वबा से मुकाबला करने के लिए। आज सर क्या आपको लगता है कि हुकूमती तरजीह अब शिफ्ट हो रही है, अब ये इस तरह की चीज़ें और सेहत का शोबा ज़्यादा काबिल तवज्जो है, या अभी भी जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा तवील है? किस तरह देखते हैं? जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी नॉलेज, हमारी तैयारी और हमारी जो एक्यूमेन है वो पिछले साल की निस्बत बहुत बेहतर हुई है। इंतज़ामी अमूर में हम ऑर्गेनाइज हुए हैं और उसके नतीजे में ही है कि हम अच्छी, जिसे कहते हैं, चाहे लॉकडाउन्स किए हों या SOPs हों या ये डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसके नतीजे में ही वो अवेयरनेस आई है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि लोगों की ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। इसके अंदर मज़ीद ज़ाहिरी बात है अभी और काम करने की ज़रूरत है। मसलन जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से अब 6 लाख से ज़्यादा, तकरीबन 61 लाख के करीब लोग वैक्सीनेट हुए हैं,
चाहे उनको 1 लगे हैं या 2 लगे हैं, इस तरीके से। अब इनके जो रिजल्ट्स हैं, इनको मज़ीद जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उनको हमारे रिसर्चर्स जो हैं उनको देखने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ उनको शाया करने की ज़रूरत है और लोगों के साथ डिसेमिनेट करने की ज़रूरत है, ताकि ट्रस्ट लेवल जो हैं वो बढ़ सकें लोगों के। और उसके साथ साथ ये भी यानी कि ज़रूरत है कि जिस तरह से ये वैक्सीन्स आ रही हैं, इनके साथ साथ सेंटर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। और कहीं पे आपने देखा कि हालिया बहुत से डिसइंफॉर्मेशन जिससे लोग घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं, उसको डिस्करेज करने के लिए ज़्यादा पॉजिटिवली कम्युनिकेशन को जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। आई थिंक इसके ज़रिए जो ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी वो बढ़ेगी और हम अपने जो अहदाफ हैं वो जल्दी हासिल करने में कामयाब होंगे। और डेफिनेटली जो अंडर रिपोर्टेड केसेस हैं, जिसका एक अंदाज़ा 4x का करते हैं, वो मिलके विद ये वैक्सीनेशन के ड्राइव के आई थिंक कि हम बहुत जल्द इसको मज़ीद कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। और जो वेरिएंट्स चाहे वो बाहर से हैं या अगर खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर मौजूद हैं, वो फिर वैक्सीनेटेड लोगों को उस तरीके से नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और ओवरऑल हमें जो आउटपुट है या सीरियस नेचर के जो सीवियर पेशेंट्स हैं वो हमें देखने में नज़र नहीं आएंगे और हमारा सिस्टम ओवरलोड नहीं होगा। बरकैफ हमें फ्यूचर में जाते हुए इन द फ्यूचर मज़ीद इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना रहेगा, अगर बढ़ाएंगे ताकि ये पैंडमिक या आने वाला जो वक्त है उसमें हम बेहतर तरीके से जो है इसका मुकाबला कर सकें। ठीक। डॉक्टर जावेद हयात साहब, इसी नुक्ते पर सर, जब डिसइंफॉर्मेशन से हुकूमत वक्त बार बार उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करती है, तरदीद करती है, आपने देखा कि वैक्सीन्स के मुतालिक भी बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन ये कि जी शायद इनका इस्तेमाल है वो गलत तौर पे होता है, इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, या शायद एक वैक्सीन जो है वो दूसरे वैक्सीन के निस्बत ज़्यादा असरअंदाज है। तो ऐसे नुकात को सामने रखते हुए क्या कुछ करना चाहिए सर? क्या अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए? लोगों को इन चीज़ों के बारे में से ज़्यादा आगाह किस तरह किया जाए? जी, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। इसमें जो मीडिया का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग इसे कंटिन्यूसली हाईलाइट कर रहे हैं और आपको इसको हाईलाइट करते ही रहना चाहिए। ये कि इंसानी फितरत है कि जो चीज़ें, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और लोग उसको वेरीफाई किए बगैर ही वो फॉरवर्ड किए जाते हैं। आप गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी क्लैरिफिकेशन आ रही है। अभी एक रिसेंटली आपने देखा होगा जो कि वायरल हुआ है कि जो वैक्सीन लगाएगा वो उसका 2 साल के अंदर वो उनकी वो डेथ हो जाएगी। और इसके बारे में इतना ज़्यादा कहा जा चुका है, ये फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं कही गई, लेकिन फिर भी लोग सोचे समझे बगैर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आई थिंक आजकल के दौर में ये मीडिया को डिसइंफॉर्मेशन को किसी तरह से टैकल करना इज़ अ बिग चैलेंज, इट्स अ रियली अपहिल टास्क। हम लोग भी बहुत अरसे से कंटिन्यूसली इसके बारे में हर जहाँ कहीं मौका मिलता है इसके बारे में क्लैरिफिकेशन देते हैं, लेकिन ये ऐसी जो डिसइंफॉर्मेशन है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। पहले कभी जब अभी शुरू नहीं हुआ था कि इसके अंदर शायद कोई चिप डाल दी है, कि शायद इसके अंदर किसी जानवर का कुछ शामिल कर दिया गया, वहाँ से लेके ये ब्लड क्लॉट का जो सबसे बड़ा मसला बना था, जो आपने वो देखा हो कि खून के लोथड़े बन जाते हैं, एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीनेशन अभी पहुंची नहीं थी, उसके बारे में इंतहाई खौफनाक तरीके से ये सारी अफवाहें, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई और उसमें अनफॉर्चुनेटली पढ़े लिखे लोग शामिल थे, उसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल थे, उसमें बहुत से दूसरे लोग भी शामिल थे जिन्हें आप कह सकते हैं वो एक तरह से ओपिनियन लीडर्स बनते हैं, वो इसमें भी शामिल हो गए। आई थिंक इस पर जितनी भी हमारी ताकत है, जो भी हमें फोरम मिलता है जहाँ कहीं से भी क्लियर पिक्चर देने की हम कोशिश करें। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से पॉम्फलेट बने हैं, बहुत सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी जा चुकी है, और लेकिन एक जो खुश आइन बात है जो बार बार की जा रही है कि लोगों ने अब एक्सेप्टेंस रेट बहुत ही बढ़ गया है। जब ये 18 साल की उम्र से बढ़ने, आज मैंने अपने ज़ाती मुशाहिदे की बात करता हूँ कि हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर है उससे बाहर दूर दूर तक बहुत बड़ी लाइनें लगी हुई थी। किसी ज़माने में वो खाली पड़े होते थे, लोग आते थे आराम से 15 मिनट में फारिग हो जाते। तो एक ये बहुत अच्छी बात हुई है कि लोगों ने एक्सेप्ट किया डिस्पाइट ऑल दी नेगेटिव, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। अब तो वैक्सीनेशन को शुरू हुए कितने महीने हो चुके हैं दुनिया भर में, और इसके बारे में बहुत ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है,
आप किसी भी फोरम पे जाएं, वेब पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये एक मसला है, मगर अच्छी बात जो है कि इसके बारे में एक बड़ी पॉजिटिव रिस्पांस है, जो सारे लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर जावेद हयात खान साहब, डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शोमिश का अपना कीमती वक्त हमें देने का और इस तरह के बहुत अहम नुकात से आगाह करने का। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, कुछ बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहरा है। बात करेंगे बैनुल-अक़वामी सतह पर। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर का यही कहना था मकबूजा कश्मीर के मुतालिक कि रियासत पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ बनता है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीर के इशू को उठाए। उनका ये भी कहना था कि हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी हरगिज़ कश्मीर के स्टेटस को तब्दील नहीं करना चाहिए। अब याद रहे कि 2019 में हिंदुस्तान की हुकूमत और इंतहा पसंद हिंदुत्व हुकूमत ने अपने आइन से आर्टिकल 360 को ख़त्म कर दिया और जो कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के जो शहरी थे उनका जो एक ख़ास मखसूस स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया, यानी ऑक्यूपेशन से उन्होंने एनेक्सेशन की तरफ हाथ बढ़ाया। अब रियासत पाकिस्तान और हुकूमत वक्त के जो नुमाइंदे थे हर सतह पर उन्होंने इस इशू को फ्लैग तो किया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जो खिताब है वो भी इस तमाम फहरिस्त में अव्वलीन था, जिसके बाद मलेशिया ने भी, तुर्की ने भी, अरब ममालिक ने भी इज़हार यकजहती की। लेकिन अब क्या लाहेअमल तय करना चाहिए? और जो अभी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया है अक़वाम मुत्तहिदा में कमीशन ऑफ इंक्वायरी के हवाले से फ़लस्तीन के इशू पर बहुत देर से ये बात की जा रही है और अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने भी यही बात की कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी मकबूजा कश्मीर के इशू पर भी बनना चाहिए, लेकिन HRC को फ़िलहाल इस पॉइंट पर नहीं प्रेस किया गया। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं साबिक डिफेंस सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। पहले ज़रा सुन लेते हैं यही अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट के हवाले से बात की जा रही है। लेट्स लिसन। As an impartial president of the General Assembly, I must also reiterate that the United Nations position on Jammu and Kashmir is governed by the United Nations Charter and applicable Security Council resolutions. India and Pakistan's similar agreement on 1972, which states that the final status of Jammu and Kashmir is to be settled by peaceful means in accordance with the UN Charter, and this is, I think, very important that we must all remember. I think both parties, all parties must refrain from taking steps that could affect the status of Jammu and Kashmir. This is, I think, the most very important part of how we look at the case. जनरल लोधी साहब, अभी हिंदुस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ना सिर्फ इस बात की तरदीद की है, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपका इस तरह का ओहदा है तो आपको हरगिज़ ये बात नहीं करनी चाहिए और इन बयानात को नामंजूर करार दिया। क्या राय रखते हैं सर इस डेवलपमेंट के मुतालिक और UNGA के सदर की इस बात के मुतालिक? सदर ने जो कहा, उन्होंने, आपने देखा होगा कि फरमाइश भी दिया कि एज ए न्यूट्रल पर्सन उन्होंने कहा कि मैं ये बात करता हूँ, और उन्होंने क्या गलत बात की? बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि UN का जो चार्टर है वो ऑपरेटिव है कश्मीर के मसले में भी। और असल में जो आप फ़लस्तीन का जिक्र हम करते हैं और कश्मीर का करते हैं, इसमें बहुत सारी मुवासलत हैं, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंसेस भी हैं। अभी मेन फ़र्क जो मैं समझता हूँ जिसकी वजह से वो एकदम हाईलाइट हुआ और हमारी तमाम तर काविशों के जितनी भी काविशें थी उसके बावजूद हाईलाइट नहीं हुआ, मैं दो बातें आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि वहाँ पर मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा थी फ़लस्तीन के सिलसिले में, इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज बहुत थी। यहाँ पर चूँकि इतनी ओवरवेलमिंग फोर्स थी कश्मीर में हिंदुस्तान की कि वो तो बिल्कुल एक तिनके को नहीं हिलने देते थे, चिड़िया को पर नहीं मारने देते थे।
तो इंटरनेशनल मीडिया तो कुछ उनका अपना मीडिया भी उसको कवर नहीं कर पाया। और इसमें मैं समझता हूं कि अगर और नहीं तो पाकिस्तान को कम से कम सीक्रेट तरीके से या किसी तरीके से ये काम तो करना चाहिए था कि वहां से वीडियोस निकालते, वहां से वीडियो क्लिप्स निकालते। इतना इंतजाम भी हमने नहीं किया, ये हमारी कोताही है। क्योंकि जब तक आप दुनिया को असल चीज ना दिखाएं वो आपकी बातों पे एतबार नहीं करते। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये आपने देखा कि वहां पर एक क्लैश था। एक साइड ने जब हमला किया तो दूसरी साइड ने मज़ाहमत की और जवाबी हमले किए। यहाँ पर हमला सिर्फ एक साइड कर रही थी, दूसरी तरफ से सिर्फ डिफेंसिव बातें हो रही थी और बड़े घबराहट सी का आलम था, जैसे हमने कुछ कर दिया तो फिर दुनिया ये कहेगी। तो वो स्टैंड ऑफ नहीं था जो कि अट्रैक्ट करता दुनिया को। तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं और मेरे ख्याल पाकिस्तानी लीडरशिप को इस बात से सीखना चाहिए, मिलिट्री लीडरशिप को भी और पॉलिटिकल लीडरशिप को भी, कि अगर आपने दुनिया की तवज्जो हासिल करनी है तो आज की जंगें तोपों और टैंकों से ज्यादा मीडिया की जंग है, परसेप्शन मैनेजमेंट की जंग है। इसमें मीडिया बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसकी कवरेज के बगैर आंख, जो कैमरे की आंख है, वो तोप से भी ज्यादा उसका पोटेंशियल है आज के दौर में। और दूसरी बात यह है कि अगर दो एटमी ताकतें भी हों मिसाल के तौर पे आमने सामने, एक ताकत ऑफेंसिव हो और दूसरी डिफेंसिव हो, तो फिर कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देगा। जब तक ऑफेंसिव को आप ऑफेंसिव से जवाब नहीं देंगे तो उस वक्त तक दुनिया की तवज्जो मबजूल नहीं होगी। तो यही मेरे ख्याल दो गलतियां हमने की हैं इस सिलसिले में। अच्छा जनरल लोधी साहब, आपने एक ये दिलचस्प नुक्ता उठाया कि जी यहाँ उस तरह स्टैंड ऑफ का आलम नहीं था, लेकिन सर क्या फ़लस्तीन के हवाले से भी ये बात नहीं की जा रही थी कि इधर क्लैश कम है और ओवरवेलमिंग जो एयर पावर है वो इज़राइल का है, जो अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इज़राइल की है, और दूसरे जानिब हमास के कुछ रॉकेट ही हैं और उनको भी इंटरसेप्ट कर रही थी सारी ये जो आयरन डोम है। तो सर अगर हम इसका मुवाजना करें, आप बिल्कुल बजा बात कर रहे हैं कि फ़लस्तीन और कश्मीर के बीच भी कुछ अहम फ़र्क हैं। यहाँ भी मकबूजा कश्मीर में उसी तरह एक जुल्म का सिलसिला चलता आ रहा है और रेजिस्टेंस के हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात काफ़ी वाज़ेह तौर पे की थी कि जब इतनी, जैसे आपने जिक्र किया, जब इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग अस्करी फ़ोर्स हो मकबूजा कश्मीर में तो हम इस तरह की सपोर्ट या मुआवनत के बाद हम हासिल भी क्या कुछ करेंगे अस्करी तौर पर। तो सर जो सवाल ये उठता है ये है कि रियासत पाकिस्तान को अब लाहे अमल तय करना क्या चाहिए कश्मीर में ये ऑक्यूपेशन फोर्सेस की तादाद को सामने रखते हुए और जैसे आपने कहा इंटरनेशनल मीडिया को बढ़ाने के लिए। जी, एक तो वो जो आप पहले बात कर रहे हैं, देखें यही तो सबक है कि एक साइड, मैं फलस्तीन की बात कर रहा हूँ कि एक साइड बहुत ज्यादा ताकतवर थी, एक साइड बहुत कमजोर थी, लेकिन वो कमजोर साइड फिर भी मज़ाहमत कर रही थी इसलिए कि उनको मदद मिल रही थी बाकी इर्द गिर्द के ममालिक से। यहाँ मदद देने का जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान के सर पर थी, पाकिस्तान के कांधों पर थी। पाकिस्तान डरा हुआ है 9/11 के ज़माने से कि जी उस वक्त हम जो इनकी मदद किया करते थे और वो फिर लोग हमें कहते थे कि आप दहशतगर्दी कर। भाई दहशतगर्दी और आज़ादी हासिल करने में बेशुमार फ़र्क है। जो यूएन की अपनी रेजोल्यूशंस कहती हैं कि जो ऑक्यूपाइड पीपल हैं उनको हक हासिल है कि वो अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठाएं और बाकी मुल्कों को हक हासिल है कि वो उनकी मदद करें। हम पता नहीं क्यों डरे हुए हैं। एक लेजिटिमेट कॉज के लिए, एक लेजिटिमेट काम के लिए भी हम अपने भाइयों की मदद नहीं कर पाए, ये काबिल अफसोस बात है। ठीक, साथ में सर ये बताइएगा जो अभी UNGA के सदर साहब ने बात की और अगर सफारती तौर पर देखा जाए, आपका इन तमाम अमूर पर गहरी नज़र रह चुकी है, डिफेंस डिवीज़न को भी आपने करीब से देखा हुआ है, इधर सिर्फ सफारती तौर पर क्या कार्रवाई की जाए? अगर एक रिपोर्ट फील्ड में आ चुकी है और वो रिपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड है कि आपको मकबूजा कश्मीर में, बल्कि पूरे कश्मीर में आपको एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठानी चाहिए जिससे इस कॉन्फ्लिक्ट की जो हैसियत है वो ही तब्दील हो जाएगी। अगर बात ये की जाती है कि ये शायद एक बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, तो सर कमीशन ऑफ इंक्वायरी के बैठने के बाद तो ये एक आलमी बहरान बन जाएगा और पाकिस्तान का ये कहना है कि ये एक आलमी बहरान है और उसको उसी तरह तस्वर करना चाहिए। सफारती सतह पर सर और अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर क्या कुछ करना चाहिए और फ़िलहाल जो कारकर्दगी देखने को मिली है आपके करीब तसल्ली बख्श है? जी देखें, क्योंकि ये कारकर्दगी तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है और ये अक्सर ये दिया जाता है लॉजिक कि जी चूंकि हमने वो करके देख लिया एक काम, तो फिर हमने लड़ाइयाँ करके देख ली, हमने जंग करके देख ली, कुछ नहीं हुआ,
तो भाई मैं हमेशा उनसे ये पूछा करता हूँ कि आपने सफारतकारी करके नहीं देख ली और क्या वो कामयाब हो गई? तो बात ये कि ये कोई मंतक नहीं होती कि आपने एक काम पहले करके देख लिया इसलिए दोबारा नहीं कर सकते। बात ये है कि मेरा तो सिर्फ सिंपल इस्तेदलाल है कि क्या भारत जो कुछ हमारे साथ कर रहा है, जो कि मालूम है आपको भी और मुझे भी और नाज़रीन को भी, मैं कलभूषण की बात कर रहा हूँ, मैं बलूचिस्तान में जो BLA हमला होता है, जो BRA के हमले होते हैं, जो पीछे उनके रॉ है, NDS रॉ का जो नेक्सस है, जो कर रहे हैं, तो क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हमें उतना जवाब देने की भी, मैं इस मादरत खाना रवैये के बहुत खिलाफ हूँ जो लोग ये कहते हैं कि जी हमने करके देख लिया और ये कुछ नहीं हुआ। भाई मेरा दूसरी बात ये कि सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला नहीं, कश्मीर भी इसमें वो है, और फिर आपको पता है UN सिक्योरिटी काउंसिल का मामला है। लेकिन ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि जितना आप इसको इंटरनेशनलाइज करें, जिस फोरम पर भी कर सकें, ह्यूमन राइट्स के मसाइल इसको फैलाएं। देखें फ़लस्तीन के सिलसिले में भी आपने देखा होगा कि ज़्यादा सपोर्ट आपको चाइना से, रशिया से और मुल्कों से मिली। वो इस बुनियाद पर नहीं मिली कि वो मुसलमानों का मसला था, वो इस बुनियाद पे मिली कि वो एक ह्यूमन राइट्स का मसला है और एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। हम भी अगर यही रास्ता अख्तियार करें, इसके ह्यूमन राइट्स का मसला पूरी दुनिया में उजागर करें, तो मेरा ख्याल हमें ज़्यादा पजीराई मिलने का इम्कान है। और दूसरी बात यह है कि जो डेमोग्राफिक चेंज लाने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक सानिया वहाँ पर पेश आ रहा है। इसको हमने उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया कि हम अक़वाम मुत्तहिदा को कहें कि भाई आप पॉपुलेशन सेंसस करवाएं फौरी तौर पर दोनों तरफ कश्मीर में, ताकि ये जो चेंज लाने की, इस पर शायद लोग आपकी बात सुने। तो आपने लाइन वो पकड़नी है जो लोगों को अपील करे, दूसरे मुल्कों को अपील करे, और उस पर आप आगे चलें और इसको अपना मसला ना बना के रखें। वो ठीक है, वो जैसे अभी वो सदर कह रहे थे UN जनरल असेंबली के कि जो शिमला मुआहदा भी ये कहता है कि इसको आखिरकार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के असूलों के तहत ही हल होना है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ का हमें ख्याल करना चाहिए। दूसरा ये है कि जब उन्होंने शिमला मुआहदा फेंक दिया, उड़ा दिया, उसकी हैयत जब चेंज कर दी, तो शिमला मुआहदा तो ख़त्म हो गया। हमने आज तक नहीं कहा कि वो ख़त्म हो गया, और हम वापस जाते हैं जो UN के मामलात हैं उसी तरफ गो के वो हम कहते तो रहते हैं, लेकिन उसको फिर लोग जोड़ते हैं शिमला मुआहदे के साथ। ये तो आपका इंटरनल मामला है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हम बड़े खुश होते हैं कि जी अमेरिका सालसी पर रजामंद है और वो अभी कोई ना कोई अच्छा काम हो जाएगा। मेरे भाई, अमेरिका इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर उसकी सालसी आपने मान ली तो ऐसे कुएं में गिरेंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे। अगर सालसी आपने माननी है तो इसमें चाइना, अमेरिका, रशिया, चाइना हमारा दोस्त, अमेरिका उनका दोस्त, रशिया दोनों का तकरीबन ऐसा कोई कंसोर्शियम हो, उनकी सालसी मानी जा सकती है, और कोई तरीका नहीं। दूसरा ये कि कश्मीरियों का मेरा ख्याल है कि अब उनको आप सबसे आगे रखें, उनसे पूछें कि आपकी तकलीफ फौरी तौर पे कैसे दूर होती है, ताकि हम वो अरेंजमेंट करें, और चाहे वो टेम्परेरी हो, जैसा भी हो। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम कश्मीरियों पर जुल्म सितम को रोका जाए, उनके जो मसाइल हैं, उनके जो मसाइब हैं, वो किसी तरीके से कम किए जाएं, चाहे हमें थोड़ी सी फेस सेविंग मिले या कम मिले या ज्यादा मिले। ये अभी हमारा स्टांस होना चाहिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा जैसे भी ये मामला होगा। जी अमेरिका के अगर आप आर्बिट्रेशन को कबूल करेंगे तो एक कुएं में गिरेंगे। वो स्ट्रेटिजिक पार्टनर्स हैं इसमें। अगर साथ ये भी अगर शामिल कर लें कि तारीख़ी तौर पर रूस भी हिंदुस्तान के ज़्यादा करीब रहा है। कहने का ये मतलब जनरल लोधी साहब कि जो दूसरा जाविया दिखाया जाता है वो अक्सर यही है कि पाकिस्तान के जो तजारती ताल्लुकात हैं बाकी ममालिक के साथ, वो हिंदुस्तान की निस्बत कमज़ोर हैं, और आखिरकार सारी दुनिया ही तजारती ताल्लुकात की तरफ बढ़ रही है। जब पाकिस्तान की मईशत इस तरह कमज़ोर होगी तो हिंदुस्तान की बातों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। तो इस बुनियादी इशू पर सर क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात तो इसी तनाजुर में ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन हो रहे हैं। जी आप ठीक कह रहे हैं, तो इसीलिए लोग अलायंसेस बनाते हैं या ग्रुपिंग करते हैं। ये तो मैंने वैसे ऑफ द कफ कह दिया ना, रूस का नाम ले दिया इसमें। नहीं, आपने ऑफ द कफ कह दिया। ट्रेड के हवाले से क्या करें सर? जी ट्रेड के हवाले से देखें, हम जितना मुल्क हैं हिंदुस्तान के मुकाबले में, हम ज्यादा से ज्यादा उतनी ट्रेड तो करें ना। मिसाल के तौर पे अगर हम उसका 5वां हिस्सा अगर है मईशत के लिहाज से, अपने एरिया के लिहाज से, तो कम से कम हमें 1/5 तो उनके लेवल तक आना चाहिए ना। ये 1/10 और 1/20 का फर्क तो नहीं होना चाहिए। तो उसकी कोशिश हमें करनी चाहिए। लेकिन आपने ये भी देखना है कि जो बैनुल-अक़वामी लेवल के ऊपर चेंजेस आ रही हैं कि एक उठती हुई ताकत है, चाइना, रशिया रिसर्च कर रहा है,
फिर आप तुर्की को देखें, ईरान को देखें, तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई तजारत करने के मौके कम है, लेकिन हमारे जो तजारत के आप समझे कि एवेन्यूज हैं वो इतने कम हैं, वो तादाद में कम है, उनकी डायरेक्शन वाइज इतने कम है। मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, और अगर आपने कहीं कुछ देना हो तो आपको नजर ही नहीं आता कि और हम क्या कर सकते हैं। तो ये मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जब तक आप अपने रवाबत नहीं बढ़ाएंगे, और रवाबत का यही मतलब होता है कि आपका कोई दूसरे मुल्कों का आपके ऊपर इंहिसार हो, आपका उन मुल्कों के ऊपर इंहिसार हो, एक गुडविल हो, उसके लिए इसमें कोई शक नहीं। आप सही कह रहे हैं कि जब तक हम उसको फैलाएंगे नहीं और कम अज कम 1/5 से ऊपर नहीं जाएंगे, उस तक हमारा सिचुएशन ऐसी रहेगी कि लोगों की मदद हासिल करने में हमें दुश्वारी होगी। लेकिन एक बात मैं ऐड कर दूं कि जब आपका सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो दुनिया की मदद हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, शहर की जब बात हो रही हो, तो दुनिया की मदद हो या ना हो, जो आपसे बन पड़ती है वो आपको करनी चाहिए। अच्छा जनरल लोधी साहब, इसी को सामने रखते हुए सर, जो एक खदशा था कि अरब ममालिक के साथ, या जब रियासत पाकिस्तान OIC के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में भी एक तरह से कशीदगी आ जाती है। जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बयान था इस हवाले से, वो आपके सामने है। बहुत कोशिश की गई कि उस ताल्लुक़ को एक बार फिर बहाल किया जाए, और वो एक हद तक कामयाब हो गया। लेकिन जहाँ तक सर OIC का प्लेटफॉर्म है, या जहाँ तक ये एक खदशा है कि अरब ममालिक उस तरह, और सऊदी अरब ख़ुसूसी तौर पर उस तरह पाकिस्तान के साथ कदम बढ़ा नहीं रहा जिस तरह उसको करना चाहिए, इस हवाले से क्या राय रखते हैं और क्या करना चाहिए? जी देखिए, इसमें तो जो बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल रिलेशंस के रूल्स हैं उन्हीं के मुताबिक करना चाहिए कि जैसे को तय था। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी कमजोरी ये है कि हमें हर बंदे से पैसे मांगने होते हैं। लेकिन देखिए, जब आप बात करते हैं मुस्लिम ममालिक की, मिसाल के तौर पे, तो सिर्फ अरब ममालिक तो मुस्लिम ममालिक नहीं है। मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की, ईरान, जब हम इस तरफ जाते हैं तो कुछ हमारे भाई नाराज होते हैं। तो आप देख लीजिए, आप उनका मुआवजा कर लें कि अभी उनको आपने नाराजगी से बचने के लिए क्या करना है, या आपको दूसरी चीज सूट करती है। दूसरा, आपने ये भी देखना है कि ये जो आपके अरब भाई हैं ये किस कैंप में है और आपको कौन सा कैंप सूट कर रहा है, चाहे आप कैंप में जाना चाहें या ना जाना चाहें, जैसे कि हमारे वज़ीर ख़ारजा कहते हैं और वो सही कहते हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई UAE जैसा मुल्क आप में और हिंदुस्तान में दोस्ती कराने की कोशिश कर रहा है तो वो किसके ईमा पर कर रहा होगा, और इसलिए कर रहा होगा कि उनको इस वक्त अफगानिस्तान में हमारी जरूरत है। और जैसे पहले उन्होंने धुले हुए कपड़े की तरह आपको उठा के फेंका, जो ही उनकी जरूरत दूर होगी, देखें ये 5वीं दफा आपको उठा के फेंकेंगे। तो क्या तारीख से आपने सबक हासिल नहीं करने कि आपका एक रिलायबल फ्रेंड है चाइना, CPEC आपकी आप समझे मुआशी शाहराग है, उसके कीमत के ऊपर खुदा ना खास्ता, मैं नहीं कहता कि हुकूमत कर रही है, अल्लाह ना करे कि कर रही हो, लेकिन अगर आपका झुकाव अब भी अमेरिका की तरफ हुआ और अमेरिका के हलीफों की तरफ हुआ और चाइना से आपने अपने आप को दूर कर लिया खुदा ना खास्ता, या CPEC को स्लो कर दिया, तो आप अपने खुदकुशी के लिए, माशी खुदकुशी के लिए मजीद तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। बिल्कुल। आखिर में जनरल लोधी साहब, जो कुछ माह पहले नवंबर के लगभग कुछ आपने देखा ट्रायल बलून्स फ्लोट किए गए, कुछ सहाफ़ियों ने भी दबे हुए अल्फाज में ये बात की, जब तक वज़ीर आज़म साहब ने तरदीद नहीं की तो ये एक तासुर था कि पाकिस्तान को शायद इज़राइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने चाहिए। और पिछले कुछ हफ्ते जो फ़लस्तीन में एक जुल्म सितम की जो लहर थी वो भी नुमायाँ हो चुकी है। सर, ये बार बार ये जो चैटर है, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी सुना, पिछले कुछ माह भी सुना, ये क्यों सर्कुलेट करता है? और क्या ऐसा नहीं है कि चाहे तजारत हो, चाहे स्ट्रैटेजी हो, चाहे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात भी हों, रियासत पाकिस्तान ने कुछ पाना भी नहीं है इसराइल को तस्लीम करने से? जी, और सबसे बड़ी बात यह कि जो आपकी इंटरनल सिचुएशन होती है, आप एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, जैसी भी डेमोक्रेसी है टूटी फूटी जिस हालत में भी है, लेकिन आप अपने अवाम की मर्जी के बगैर कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। मैं 2 मिसालें देता हूं जो आप सही कह रहे हैं कि जो वाटर टेस्ट किए गए, एक तो ये टेस्टिंग हुई है, आप सही कह रहे हैं कि जी शायद इसराइल को तस्लीम करने की, फिर मीडिया पे बातचीत शुरू हुई, फिर जब रेजिस्टेंस आई तो उसको ड्रॉप कर दिया गया, फिर हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की बात शुरू हुई जिसमें कोई हर्ज नहीं है, बात भी करनी चाहिए, लेकिन कश्मीरियों के उसके ऊपर नहीं की जा सकती, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीरी। तो बजाय आपको ये कहना, अगर आप ये कहते हैं कि कश्मीरियों पे जुल्म जरा भी आप कम करें अगर, तो हम आपके साथ बातचीत करने को तैयार हैं,
उसके बजाय ऐसा इंडिया दिया गया कि जैसे कश्मीरियों पर जो होता रहे, हम तो आपसे बातचीत करने को तैयार हैं। दोनों चीजें बैकफायर हुई हैं। और अब मैं आपको एक तीसरी चीज जो बैकफायर होने जा रही है मैं बताता हूं। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि अगर आपने अफगानिस्तान में कोई ऐसा काम किया, खुदा ना खास्ता, जिसका भी मुझे पता नहीं है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, जो फिर अमरीकियों के कहने पे आप कुछ करें और जो वहां के जमीनी हकायक हैं उनसे मुंह मोड़ लें और चीन से मुशावरत किए बगैर और बाकी ममालिक से मुशावरत किए बगैर कोई ऐसा काम कर दें, फिर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी, आपको ये कौम वो काम नहीं करने देगी। तो ये जो होता है कि आपने जो हमवार करनी होती है, राय आमा जो आपने पार्लियामेंट में डिस्कशन करनी होती है इन बड़े बड़ी चीज़ों के ऊपर, ये काम चोरी चोरी करने वाले नहीं होते, ये काम खुलेआम किए जाते हैं, अवाम को कॉन्फिडेंस में लेके किए जाते हैं और किए जा सकते हैं अगर आप समझें कि पाकिस्तान का उनमें कोई फायदा है। और कोई तरीका अगर आप अपनाएंगे तो जैसे पहले नाकाम हुआ है अब भी नाकाम होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हम देने का। इसी पर इजाज़त देंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफ़िज़।